यस मैम। चलो शुरू करते हैं। हमारा विषय है हिंदी। आप पढ़ना क्या चाहते हैं आज? उपविषय में पद्य पाठ पढ़ना चाहते हैं। रिवीजन आपका चल रहा है। व्याकरण आपने बताया मुझे कविता के बहाने। आपको कविता पढ़नी है कविता के बहाने। ये आपके पाठ का नाम हो गया। राइटर कौन है बच्चों इसके? राइटर पता है? कविता के बहाने पाठ के राइटर कौन है? आपको राइटर की भी नहीं पता? हाँ, कुंवर नारायण। तो इसमें हम आज कविता के बहाने पाठ पढ़ेंगे। आप बताइए कि हमारे ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने कविताओं का पद्य का निर्माण किया, रचना की। भक्ति काल के बहुत सारे कवि हैं हमारे जिन्होंने पद्य भी रचना की, जैसे दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, जैसे आपके कविताएं हैं। ऐसे कौन कौन से कवि आपको याद आ रहे हैं? मैम तुलसी, कबीर और तुलसीदास। तुलसीदास जी ने दोहे और चौपाइयाँ लिखी है, रामचरितमानस और कबीर सिंह, कबीरदास। कबीर की हो गई। और रहीम, ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, किसने लिखा है? कबीर ने। और ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो गयो शाम संग, को अवराधे ईश। कौन से किसने कवि ने लिखा है? गोपियों का वर्णन किस कवि ने किया है? कृष्ण और गोपी की वार्ता 10th में पढ़ा था आपने? नहीं याद आ रहा? सूरदास। सूरदास है मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। किसने लिखा है? पशु हो तो क्या बस मेरो। नहीं याद आ रहा? 9th में आपने पढ़ा था बच्चों रसखान का। तो ये सब हमारे कवि हैं जिन्होंने गद्य के साथ साथ, कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने गद्य की रचना की है, कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने पद्य की रचना की है। तो इन्होंने पद्य की रचना की। तो कविता की क्या विशेषता होती है बच्चों, ये बताइए। कविता आपको क्यों अच्छी लगती है? कविता हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। ऐसा साहित्य, चाहे गद्य हो पद्य हो, जो हमें आनंद प्रदान करे वो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छी कविता की क्या विशेषताएं हैं? कविता हमें आनंद देती है, असीम होती है। जब कवि कविता लिखने बैठता है तो उसके शब्द असीम होते हैं। उसे खुद पता नहीं होता कि मैं कहाँ तक लिखूंगा। तो इस कविता में क्या बताया है कि कविता में 3 उदाहरण दिए हैं, एक चिड़िया का, एक फूल का, एक बच्चों के खेल का। कि कविता इन सब से भी असीम है। तो आज हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। कविता के बहाने। कविता के बहाने आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। कवि ने लिखा है, शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है।
परिणति मतलब बदलाव। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद व खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की हो या फिर समय की सीमा क्यों न हो। कविता छंदविहीन है, लेकिन भाषा बहुत सरल है। कविता के महत्व को बताया गया है इसमें। कवि कहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता के अस्तित्व के प्रति आशा विश्वास को प्रकट किया है। इसका प्रसंग है, कविता एक उड़ान है। कैसी उड़ान है कविता? कैसी उड़ान है कविता? कविता उड़ती कोई है? क्या भाव आएगा यहाँ पर? कल्पना की उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है, लेकिन कविता कैसे उड़ती है? कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। कविता की कल्पना के पंख लगाने की, उड़ने की जो क्रिया है, उसे चिड़िया नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? बताइए, क्यों नहीं जान सकती चिड़िया? चिड़िया और कविता में क्या अंतर है? बाहर चिड़िया भीतर उड़ती इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। देखो बच्चों, कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कवि अपनी कल्पना से कितना लिखेगा, कैसा लिखेगा, कहाँ तक लिखेगा, कहाँ तक वो जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर? हेलो? लेकिन जो चिड़िया है उसकी उड़ान की सीमा होती है। वो आकाश में उड़ती है तो उसकी सीमा होती है, इसलिए वो बाहर उड़ सकती है, भीतर इस घर उस घर। लेकिन जो कविता है, वह कविता पंख, कल्पना के पंख लगाकर इतनी उड़ती है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। इस घर उस घर सभी पर कविता लिखी जा सकती है, बाहर भीतर उसको पढ़ा जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कविता यह है कि कविता की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, चिड़िया के उड़ान की सीमा है। इसलिए कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं कर सकते। क्लियर हो गया है नहीं? हेलो? हो गया। बच्चे बोलते रहो, चाहे तो बच्चे हो, आप नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन ही नहीं रहे हो। इतना समझ में आ गया आपको? यस मैम। इतनी देर में क्यों बोले बच्चे? आगे चले? यस मैम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा क्या जाने। खिलना माने फूल का खिलना, प्रस्फुटित होना। बहाने, बहाने माने क्या होगा? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, मतलब फूल भी कविता की तुलना नहीं कर सकते। कविता का खिलना फूल क्या जाने।
कवि ने यहाँ बताया है कि फूल का आकर्षण अल्पकालीन होता है। कविता का के खिलने को, खिलना कविता का मतलब विस्तार, कविता का जो विस्तार होता है वह फूलों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कविता के विस्तार की तुलना फूल नहीं जान सकते। कारण क्या है? क्योंकि फूल अल्पकालीन आकर्षण से युक्त होते हैं। फूल थोड़े समय के लिए खिलते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? फूल खिलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? फूलों का मुरझा जाते हैं। मुरझा जाते हैं। शाबाश। तो जब फूल मुरझा जाते हैं तो रूप परिवर्तित हो गया, लेकिन कविता का रूप ऐसा परिवर्तित नहीं होता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, क्योंकि कविता बाहर भीतर इस घर उस घर, युगों तक उसकी जो आकर्षण है, उसका जो आनंद है, वो ऐसे ही बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। आज हमने कविता लिखी है, कभी भी हमारे शौक सुधार गए, क्या वो कविता हमें आनंद प्रदान नहीं करती? क्या उनके प्रति हमारा आकर्षण नहीं है? वैसा का वैसा है। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि कविता का खिलने को फूल से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि फूल का आकर्षण अल्पकालीन होता है। फूल थोड़े समय के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है, परिणति को प्राप्त हो जाता है, उसमें बदलाव होता है। लेकिन कविता युगों युगों तक ऐसे ही आनंद प्रदान करने वाली रहती है, इसलिए उसकी तुलना हम फूलों से भी नहीं कर सकते। अगले खंड में उन्होंने कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अंत में उन्होंने कविता की तुलना किससे की है? बच्चों से की है। जिस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, यदि उनको कोई सीमित स्थान भी दे दिया जाए तो क्या बच्चे उस सीमित स्थान में खेलते हैं? बताइए, आप बच्चे हैं, आपको हम कहते हैं लंच में आपको उस फील्ड तक जाना है, आगे नहीं जाना, क्या सब बच्चे मानते हैं? नो मैम। तो नहीं मानते ना। बच्चों को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो मान भी जाते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें कुछ नहीं पता रहती, उनके खेलने की कोई सीमा नहीं होती, निर्धारित स्थान नहीं होता। तो यहाँ जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं है, कोई स्थान उनका सीमित नहीं है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। और इस शब्दों के खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब उपकरण मात्र हैं, केवल उपकरण हैं, उनको बांधा नहीं जा सकता। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होती है, जहाँ कवि रचना करता है, वहाँ जो सीमाएं हैं उसके बंधन खुद टूट जाते हैं, क्योंकि रचना करने वाला कवि कभी भी मर्यादित सीमित स्थान में या सीमित समय में रचना नहीं करता। वह, उसकी सीमाओं के बंधन खुद टूट जाते हैं। जब वह कल्पना की उड़ान भरता है तो उसे स्वयं नहीं पता कि वो कितना लिख रहा है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। चाहे घर की सीमा हो, चाहे भाषा की सीमा हो, चाहे समय की सीमा हो, कविता उस सीमा के बंधन से अलग हो जाती है। इसलिए कवि ने बताया है कि कविता शब्दों का खेल है और उसकी तुलना बच्चों के खेल से की है। अर्थात कविता की सीमा सीमित नहीं है, असीम है। उन्होंने बताया है कि जब कवि लिखता है तो उसका आशा, उसके विश्वास प्रकट होता है। वह अस्तित्व के प्रति, कविता के अस्तित्व के प्रति
अपनी आशा और विश्वास को प्रकट करता है कि कितना लिख दे उसे नहीं पता। इसलिए 3 उदाहरण के द्वारा उन्होंने कविता को यहाँ स्पष्ट किया है। अब इसके क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। बताइए, कौन बताएगा? अभी मैंने अर्थ बताया, उसी में तो है ये। कविता क्या करती है? सब घर एक कर देती है। क्या आएगा इसका उत्तर? ये पार्ट आपका एग्जाम में आने वाला है और आपने इसमें ही रिविजन कराया है, तो आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं है। इसका मतलब देखो, इसमें आएगा, इस कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने यह है कि चिड़िया और फूल की तरह इस घर से उस घर तक कविता की सीमा नहीं रहती। जिस प्रकार चिड़िया के उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने की सीमा है, इतने समय तक खिलेगा, सूर्यास्त के बाद मुरझा जाएगा। तो उसी प्रकार जो कविता है उसकी जो सीमा है वह निर्धारित नहीं है, अपितु कविता यह घर वह घर बन जाती है, उसकी यात्रा असीम हो जाती है। कवि कविता को देश काल की सीमा के पार ले जाकर घर घर पहुंचाता है। कवि अपनी कविता को जरूर नहीं अपने देश में रखे, वह उस सीमा को भी लांघ जाता है। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है सब घर एक कर देने के माने, वह सब घरों को एक कर देती है। कौन? कविता। क्लियर होगा क्वेश्चन? यस मैम। दूसरा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ना क्या बताया उन्होंने? उड़ने को क्या काय की उड़ान थी? मैंने जब आपको बताया उड़ान किसकी थी? चिड़िया की। चिड़िया की उड़ान। और कवि की उड़ान के मतलब क्या था? कल्पना मैम की जो उड़ान थी चिड़िया कवि होती की। है। कवि कवि उड़ेगा तो नहीं ना, वो कैसी उड़ान लेगा? कल्पना की उड़ान। और खिलने का मतलब क्या है? फूल क्या होता है? खिलता है। फूल खिलेगा, और कविता के अर्थ में फूल खिलने का अर्थ क्या होगा? बताइए। आनंद प्राप्त करना। आनंद आना। कविता में प्रसन्नता है, आनंद है, उसमें ये गुण क्या है? अनिवार्य है। जैसे फूल के खिलने पर, फूल ये क्या है? फूल। फूल के खिलने पर हमें क्या मिलता है? आकर्षण। आनंद। और क्या मिलता है? प्रसन्नता। इसमें क्या मिलेगा हमें? आनंद, प्रसन्नता। तो इसका एक प्रतीक है। क्लियर? और कुछ पूछना है बच्चों? बताइए, और कुछ पूछना हो तो।